हाय फ्रेंड्स, आई एम कैलाश एंड आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। फास्ट ट्रैक रिवीजन का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग देखेंगे आईयूपीएससी के बारे में। आईयूपीएससी बेसिक से और लास्ट तक सीखेंगे कि आईयूपीएससी नाम कैसे लिखते हैं और क्या क्या प्रोसीजर इसके होते हैं। ठीक है, तो आईयूपीएससी आज हम लोग बेसिक से सीखना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आईयूपीएससी की जरूरत क्यों पड़ी और आईयूपीएससी क्या होता है। तो आईयूपीएससी का जो फुल नेम होता है मैंने ऊपर लिख दिया है। आईयूपीएससी का फुल नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है, एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है आईयूपीएससी का नाम। अब चलिए जान लेते हैं आईयूपीएससी की आखिर जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हमको पढ़ना पड़ता है आईयूपीएससी। तो देखिए, कार्बन परमाणु जो होता है वह एक दूसरे से जुड़कर बहुत सारे कार्बनिक यौगिक बना लेता है। बहुत सारे कहने का मतलब बहुत सारे, यानी हजारों की संख्या में कार्बनिक यौगिक बना लेता है। सारे कार्बनिक यौगिक का नाम उनके एक्चुअल नाम से याद कर पाना कठिन काम है, जिसके लिए वैज्ञानिकों ने एक सिद्धांत निकाला जिसे हम लोग आईयूपीएससी नाम कहते हैं, यानी नाम लिखने का तरीका निकाला जिसे हम लोग आईयूपीएससी कहते हैं। आईयूपीएससी के थ्रू हम लोग कार्बन की संख्या को गिन के ही यौगिक का नाम बता सकते हैं कि कौन सा यौगिक होगा। तो आज हम लोग आईयूपीएससी नाम लिखने का पूरा तरीका देखेंगे। आईयूपीएससी सीखने से पहले कुछ जनरल चीजें हैं, उनके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए जान लेते हैं। जैसा कि आईयूपीएससी सीखने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन नाम सुन के ही लिख रहा है कि हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन, अर्थात वे यौगिक जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन होता है हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल ले ले हम लोग तो मेथेन हो जाएगा CH4। CH4 में आप देखेंगे केवल कार्बन है और हाइड्रोजन है, इसलिए CH4 क्या होगा, हाइड्रोकार्बन होगा। ऐसे C2H6 यानी इथेन हो जाएगा। इथेन में आप देखेंगे तो केवल C और H है, अर्थात यह भी एक हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है। तो हाइड्रोकार्बन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को इंग्लिश में हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। चलिए देख लेते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में केवल एकल बंध पाया जाता है, यानी सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, क्या कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे अगर हम CH4 की बात करें तो हम जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, यानी कार्बन के 4 बांड होते हैं और चारों बांड से कार्बन एक एक हाइड्रोजन को जोड़ के रखता है, तब जाके क्या बना लेता है, CH4 बना लेता है। अर्थात यहाँ पर अगर हम देखें तो कार्बन में केवल सिंगल बांड उपस्थित है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि CH4 अर्थात मेथेन क्या होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। चलिए ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं किसका, इथेन का। इथेन का फॉर्मूला है C2H6। बांड को अगर हम बांटेंगे, C की संख्या कितनी है, 2 है, 1 2 हमने 2 C लगा दिया। H की संख्या कितनी है, 6, यानी 3 इस C पे हो जाएगा और 3H इस वाले C पे हो जाएगा, दूसरे वाले C पे। अब देखिए C की बैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, यानी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। अर्थात कहने का मतलब बॉन्ड कितने बना सकता है कार्बन, 4 बना सकता है। तो 3 बॉन्ड देखिए इस कार्बन का भी पूरा हो जाएगा, 1 2 3, 3 बॉन्ड इस कार्बन का भी पूरा हो जाएगा, 1 2 3। अर्थात कितने बॉन्ड कार्बन बना सकता है, केवल एक बंध बना सकता है, अर्थात बीच में एक बंध। यहाँ पर भी अगर हम लोग देखते हैं तो एक भी द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित नहीं है। यहाँ जितने भी बंध हैं सब एकल बंध हैं, यानी सिंगल बॉन्ड है। अर्थात ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक द्विबंध या एक त्रिबंध उपस्थित हो। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कम से कम कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड होने ही चाहिए, तब उसे हम लोग क्या कह देंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे अगर बात करें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो एक डबल बॉन्ड उपस्थित है, अर्थात CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ऐसे ही अगर एथाइन की बात करें तो एथाइन का फॉर्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH।
CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अर्थात यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है तो क्या हो जाएगा, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। अगर एथाइन का हम लोग संरचना सूत्र देखें यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH का, तो 2 C है इसमें, देख रहे हैं 2 कार्बन परमाणु है, कार्बन परमाणु 2 हमने लिख दिया। इसके बाद 2 कार्बन परमाणु लिखने के बाद एक एक हाइड्रोजन जोड़ना है, एक हाइड्रोजन इससे जोड़ दिया और एक हाइड्रोजन इस वाले C से जोड़ देते हैं। चलिए हाइड्रोजन जोड़ने के बाद फिर हम लोग देखते हैं कि कार्बन की वैलेंसी यानी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, अर्थात कार्बन कितने बंध बना सकता है, 4 बना सकता है। परंतु अगर ध्यान से हम लोग देखें तो इस वाले कार्बन के पास भी केवल एक बंध है और इस वाले कार्बन के पास भी केवल एक बंध है, अर्थात कितने बंध की कमी हो रही है दोनों कार्बन के बीच में, 3 बंध की कमी हो रही है। अर्थात इन दोनों कार्बन के बीच में कितने बंध लगा देंगे, 3 बंध लगा देंगे। अतः जब कभी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होता है तो वो क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। चलिए ऐसे ही देख लेते हैं कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी 2 प्रकार का होता है। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। चलिए अब देख लेते हैं कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन की खुली श्रृंखला उपस्थित होती है। खुली श्रृंखला का मतलब क्या है, जैसे इस प्रकार से कार्बन की खुली श्रृंखला उपस्थित होगी तो वे हाइड्रोकार्बन क्या कहलाएंगे, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अर्थात जैसे हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का। अगर हम इसकी संरचना सूत्र बनाएं तो कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 कार्बन लिख दीजिए। पहले C पे कितने H जुड़े हैं, 3, तो 3 H जोड़ दीजिए पहले C पे। दूसरे C पे कितना H जुड़ा है, 2 H, तो 2 H जोड़ दीजिए, एक ऊपर जोड़ दीजिए एक नीचे। तीसरे C पे कितना H जुड़ा है, 2, तो 2 H जोड़ दीजिए, एक ऊपर एक नीचे। और चौथे C पे कितना H जुड़ा है, यानी कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं, तो 3, 1 2 3 हाइड्रोजन परमाणु हमने जोड़ दिए। अब अगर देखें तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, अर्थात वह कितने बंध बना सकता है, केवल 4 बंध बना सकता है। तो इसका 3 पूरा हो चुका है, इसके बीच में केवल कितना बंध बनेगा, 1। अब इस वाले कार्बन का भी 3 बंध पूरा हो चुका है, कितना बंध बनाएगा, 1। इस वाले कार्बन का भी 3 बंध पूरा हो चुका है, कितना बंध बनाएगा, 1। और इस वाले कार्बन का देखिए 4 बंध पूरा हो गया। अगर इसे देखेंगे तो यह एक खुली श्रृंखला बनाता है, अर्थात ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का, क्योंकि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें खुली कार्बन चेन की श्रृंखला उपस्थित होती है। ऐसे ही चलिए देख लेते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें बंद कार्बन चेन श्रृंखला उपस्थित होती है, जिनमें बंद कार्बन चेन श्रृंखला उपस्थित होती है, वे हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। अगर हम लोग बेंजीन की संरचना सूत्र बनाएं तो बेंजीन के संरचना सूत्र में पहले में कार्बन की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो 6 कार्बन रख दीजिए, 1 2 3 4 5 6। जैसे हमने कार्बन अरेंज किया है सेम आपको वैसे ही करना है। और एक डुअल बॉन्ड लगाइए, एक सिंगल, एक डुअल, एक सिंगल, फिर एक डुअल, फिर एक सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। और H की संख्या कितनी है, 6 है, तो 6C से एक एक हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दीजिए, यानी 6 कार्बन परमाणु से एक एक हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दीजिए, बेंजीन बनके तैयार हो जाएगा। यहां से एक H, 2 3 4 5 6। अर्थात यहाँ पर अगर हम लोग देखें बेंजीन की संरचना में तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कार्बन कैसी श्रृंखला बना रहा है, बंद श्रृंखला बना रहा है। इसलिए बेंजीन किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, क्योंकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन की बंद चेन श्रृंखला उपस्थित होती है। चलिए अभी मैंने बताया जैसा कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यानी कार्बन कितने बंध बना सकता है, 4 बंध बना सकता है। तो अज्यूम दैट कि आप कभी भूल गए कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है तो कैसे आप निकालेंगे, तो देख लीजिए। सबसे पहले कार्बन की संयोजकता हम लोग निकालने के लिए कार्बन का परमाणु क्रमांक जानते हैं कितना होता है, 6 होता है। चलिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर हमने देखा कितना आ जाता है, 1s2 2s2 2p2। और हम लोग जानते हैं कि अगर कोई
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास p उपकोष में आखिरी इलेक्ट्रॉन जाता है, तब की स्थिति में जो बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉन होता है वो s और p के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ लिया जाता है। अर्थात बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसलिए कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अर्थात एक कार्बन कितने हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ सकता है, 4 हाइड्रोजन के परमाणु से जुड़ सकता है। कहने का मतलब यह है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। चलिए ऐसे ही देख लेते हैं कि बंध के आधार पर हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, यानी बॉन्ड के आधार पर हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। तो बॉन्ड के आधार पर हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। क्या होते हैं, नंबर 1 होता है एल्केन, नंबर 2 होता है एल्कीन और नंबर 3 क्या होता है, एल्काइन होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि बंध के आधार पर हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं। चलिए देख लेते हैं कि एल्केन क्या होता है। एल्केन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध उपस्थित होता है, एल्केन कहलाते हैं। एल्कीन क्या होता है, एल्कीन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध उपस्थित होता है। और ऐसे ही एल्काइन क्या हो जाएगा, एल्काइन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध उपस्थित होता है, यानी 3 बंध उपस्थित होते हैं। यानी एल्केन में सिंगल बॉन्ड रहेगा, एल्कीन में डबल बॉन्ड रहेगा और एल्काइन में क्या रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। चलिए ऐसे ही देख लेते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के कुछ एग्जांपल। जैसे कि अगर हम बात करें C, सिंगल बॉन्ड C और इससे H कितने जुड़ सकते हैं, 3 H इस वाले C से जुड़ेंगे और 3 H इस वाले C से जुड़ाएंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो एक भी द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित नहीं है। अर्थात यह क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, C2, C की संख्या 2 है और H की संख्या कितनी है, 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो C2H6 क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। चलिए एल्कीन का एग्जांपल देख लेते हैं, क्या हो जाएगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध उपस्थित है तो वह क्या होता है, एल्कीन होता है। अर्थात यहाँ डबल बॉन्ड पहले से ही आ गया, यानी कितने H जुड़ सकते हैं, केवल 2 H जोड़ा जा सकता है एक कार्बन परमाणु से। अर्थात इसका अणुसूत्र क्या हो जाएगा, C की संख्या 2 है और H की संख्या 4 है। अर्थात C2H4 जो होगा वह क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा जिसमें द्विबंध उपस्थित है। और ऐसे ही एल्काइन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, एल्काइन के लिए कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बंध उपस्थित होना चाहिए। अर्थात 3 संयोजकता तो कार्बन की अभी पूरी हो गई। कितने H जुड़ सकते हैं, केवल एक H जुड़ सकता है। अर्थात इसका अणुसूत्र क्या हो जाएगा, C की संख्या 2 है और H की संख्या भी कितनी है, 2 है। अर्थात C2H2 किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एल्काइन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चलिए देख लेते हैं एल्केन कितने प्रकार का होता है। तो एल्केन मुख्यतः 10 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है देख लेते हैं। अगर 1 कार्बन हुआ तो मेथेन, 2 कार्बन हुआ तो एथेन, 3 कार्बन हुआ तो प्रोपेन, 4 कार्बन ब्यूटेन, 5 कार्बन पेंटेन, 6 कार्बन हेक्सेन, 7 कार्बन हेप्टेन, 8 कार्बन ऑक्टेन, 9 कार्बन नोनेन और अगर 10 कार्बन हुआ तो डेकेन होता है। अर्थात इसे याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है आप इसे सीरियल वाइज रट लो। कैसे, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। ठीक है, यानी कार्बन की संख्या हम लोग गिन के बता सकते हैं कि कौन सा एल्केन है। तो अगर मैं इसी वीडियो में IUPAC भी कवर करूंगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अतः हम लोग 2 से 3 वीडियो में IUPAC सीखेंगे। 10-10 मिनट का वीडियो में बनाऊंगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा। ठीक है, जितना बेसिक हमने पढ़ाया है इस बेसिक को आप क्लियर कर लीजिए। आने वाली वीडियो में IUPAC शुरू से लेकर आखिरी तक बता दिया जाएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि जो आज पढ़ाया गया है ये IUPAC में नहीं आएगा। इनका बहुत बड़ा रोल रहेगा IUPAC में। तो IUPAC लिखने से पहले ये बेसिक जानना बहुत ज़रूरी था, तो हमें लगा ये बताना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए हमने पहले बेसिक क्लियर करवा दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी कल, उसमें IUPAC अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और भूल मत जाइएगा नेक्स्ट वीडियो देखने को, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो IUPAC पर रहेगा और IUPAC बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।